हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 पुष्पीय पादपों का शरीर के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 6 की तीसरी हेडिंग, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप जो है दो बीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में तुलना करेंगे, उनके जड़ों के बारे में, मूल, तने और पत्तियों। ठीक है, उनके रूट के बारे में, स्टेम और लीफ कि ऊतक संरचना की भली भांति अध्ययन करेंगे, उनमें अंतर आप देखेंगे, समानता देखेंगे। ठीक है, तो यह सब जानने के लिए आपको इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए, तभी आप जो है इनमें अंतर कर पाएंगे कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के मूल, तने और पत्ती के ऊतक संरचना में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए आपको अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, द्विबीजपत्री मूल के बारे में, दो बीजपत्री जड़ के बारे में देखते हैं। चित्र 6.6 को देखें। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। ठीक है, तो यह एक आप फिगर देख रहे हैं, यह आपका फिगर है जो क्या है, सूरजमुखी के जड़ का फिगर है, मूल का फिगर है, अनुप्रस्थ काट है इसका, जिसके भीतरी ऊतकों के विन्यास को आप देख रहे हैं। ठीक है, भीतरी ऊतक के विन्यास को इस फिगर में दिखाया गया है, जिसमें निम्नलिखित रूप से आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो है इसकी एपिडर्मिस है, अर्थात बाह्य त्वचा है। ठीक है, तो ऊतक में अगर हम दो बीजपत्री मूल का फिगर देखें, किस मूल का, सूरजमुखी का, तो सबसे बाहर की ओर आपको बाहरी भित्ति दिखाई देगी, सबसे बाहरी भित्ति, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो यह आपकी एपिडर्मिस है, अर्थात बाह्य त्वचा है, यह सबसे बाहर की तरफ है। इस बाह्य त्वचा पर आप देख रहे हैं यह रूट हेयर निकले हुए हैं, जिसे मूल रोम कहते हैं। तो यह जो है आप एक कोशिकीय मूल रोम देख रहे हैं, जो किससे निकले हुए हैं, बाह्य त्वचा से निकले हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कई परतों का अंदर तक कार्टेक्स है, जिसे बलकुट कहते हैं, बलकुट कार्टेक्स है। तो देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि सबसे बाहरी भित्ति है बाह्य त्वचा, सबसे बाहरी भित्ति क्या है, बाह्य त्वचा। इसमें नलिकाकार सजीव घटक है, इनमें क्या है, नलिकाकार सजीव घटक हैं। ठीक है, इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई हैं, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस में, और इसमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं बाहर निकली हुई हैं। यह फिगर आप देख रहे हैं, कोशिकाएं जो हैं बाहर की ओर निकली हुई हैं, जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। यह क्या बनाती हैं, एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं, रूट हेयर बनाती हैं, मूल रोम बनाती हैं। ठीक है, बलकुट में पतली भित्त वाली पैरेन्काइम कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। तो आप देख रहे हैं यह आपकी बलकुट है, कार्टेक्स है, जिसमें पैरेन्काइमी अर्थात मृदुतक कोशिकाओं की कई लेयर हैं, कई परतें हैं। ठीक है, बलकुट कोशिकाओं की अर्थात कार्टेक्स कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, जो किसकी बनी होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, तो बलकुट में अर्थात कार्टेक्स में पतली भित्त वाली पैरेन्काइम कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, और इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। इनके बीच में आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस है, यह थोड़े थोड़े आप देख रहे हैं खाली जगह है, इनको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। बलकुट की सबसे भीतरी परत जो है अंतस्थ त्वचा होती है, बलकुट की सबसे भीतरी परत जो है यह अंतस्थ त्वचा है। ठीक है, जिसको कहते हैं एंडोडर्मिस, अंतस्थ त्वचा कहते हैं। तो बलकुट के सबसे भीतरी परत को क्या कहेंगे, अंतस्थ त्वचा, एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। तो यह आपका एंडोडर्मिस है, अंतस्थ त्वचा है। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होता है, बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा से एक कोशिकीय मूल रोम निकले रहते हैं। उसके बाद कई परतों का कार्टेक्स होता है, बलकुट होता है। बलकुट के सबसे भीतरी परत को एंडोडर्मिस अर्थात अंतस्थ त्वचा कहते हैं। ठीक है, इनमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, नालाकार, ठीक है, अर्थात नली के आकार का नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो कोशिकाएं हैं इनमें आप देख रहे हैं अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो अंतस्थ त्वचा जो है, अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं जो है नालाकार हैं, और इसमें जो है
अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, खाली जगह नहीं होता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल, ठीक है। तो यह जो एंडोडर्मिस है अंतस्त्वचा है, ठीक है। अंतस्त्वचा के अंदर आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो वाली परत क्या होती है, पेरीसाइकल होती है, ठीक है। पेरीसाइकल होती है जिसे क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं, ठीक है। परिरंभ होती है, ठीक है। और इसमें जाइलम भी होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो आप देख रहे हैं बाहर की ओर जो जाइलम है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं और अंदर की ओर जो है मेटाजाइलम है। उसके बाद बीचों बीच में पित्त होता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि जाइलम के बीच में ये फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देखें कि सूरजमुखी के जड़ के अनुप्रस्थ काट को आपने देखा। इसमें भीतरी ऊतकों के विन्यास कुंभ में आपने देखा कि सबसे बाहरी भित्ति जो है वो क्या है, बाह्य त्वचा है। और इसमें नलिकाकार, ठीक है, नलिकाकार सजीव घटक होते हैं, नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो एक कोश की मूल रोम बनाती हैं। उसके बाद आपने देखा बलकूट। बलकूट में पतली भित्त वाली पैरेन्काइम कोशिकाओं की कई परतें होती हैं और इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है, खाली जगह होता है। बलकूट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है, ठीक है, एंडोडर्मिस होती है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है और इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इन कोशिकाओं में खाली जगह नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि जो अंतस्त्वचा है, एंडोडर्मिस है, उसमें कोई खाली जगह नहीं होती है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों पर, ठीक है। तो जो अंतः कोशिकाओं की, ठीक है, अंतः त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, या अंतः त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, इनकी स्पर्श रेखी तथा अरी भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टी के रूप में, ठीक है, कैस्पेरियन पट्टी के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ ठीक है, सुवेरीन होता है। तो कैस्पेरियम पट्टी के रूप में, कैस्पेरी पट्टियन के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरीन होता है। तो इसमें जो अंतस्त्वचा है, इसमें क्या कौन सा पदार्थ होता है, तो इस अंतस्त्वचा में सुवेरीन होता है, ठीक है। कैस्पेरी पट्टियों के रूप में सुवेरीन होता है, जो कैसा पदार्थ है, मोम जैसा पदार्थ है। और यह जल के लिए क्या है, अपारगम्य है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों पर, अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की किन भित्तियों पर, स्पर्श रेखी तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरीन होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी पैरेन्काइम कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ कहते हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि मोटी पैरेन्काइम कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं, पेरीसाइकल कहते हैं, ठीक है। तो यह आपकी परिरंभ है। तो अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइम कोशिकाओं की होती है जिसे क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं, पेरीसाइकल कहते हैं, ठीक। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान, ठीक है, जो आप देख रहे हैं परिरंभ, पेरीसाइकल, तो इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वमूल प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है संवहन कैम्बियम बनता है द्वितीयक वृद्धि जब होती है तब, ठीक है। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वमूल प्रेरित होते हैं। पित्त जो है बीचों बीच में होगी, पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है, द्विबीजपत्री पौधा है इसलिए पित्त जो है छोटी होती है और अस्पष्ट होती है, ठीक है। पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जाइलम है आपका, जो अंदर की तरफ मेटाजाइलम, बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे फ्लोएम है। तो ऐसी कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आती हैं, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कंजक्टिव ऊतक कहते हैं, कंजक्टिव ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं, ठीक है। 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम के खंड होते हैं।
ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें कितने जाइलम और फ्लोएम होंगे, 2 से 4 तक। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 जाइलम है, 1 2 3 4, 4 फ्लोएम है। तो 2 से 4 तक जो है जाइलम और फ्लोएम होती है। सूरजमुखी में आप देख रहे हैं, दिखे 4 जाइलम 4 फ्लोएम को आप देख रहे हैं। इसके बाद जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम छल्ला होता है। जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम का छल्ला होता है, क्योंकि यह 2 बीजपत्री पौधा है, का जड़ है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम छल्ला होता है। अंतस्त्वचा के अंदर सारे ऊतक, ठीक है, यह जो आप अंतस्त्वचा देख रहे हैं, अंतस्त्वचा जो है आपका पेरिसाइकल, परिरंभ मोटी परत है, उसके पहले जो है क्या है, अंतस्त्वचा, जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं। तो अंतस्त्वचा के अंदर जो है सारे ऊतक, जैसे कि परिरंभ पहला हो गया, उसके बाद संवहन ऊतक आ गए जिसमें जाइलम फ्लोएम आ गए, और फिर पुत्पित्थ, यह सब मिलकर क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। इनको रंभ कहा जाता है। ठीक है, तो अंतस्त्वचा के अंदर के सारे ऊतकों को क्या कहते हैं, रंभ कहते हैं, स्टील कहते हैं। जिसमें कौन कौन आते हैं, परिरंभ आता है, जाइलम फ्लोएम आते हैं और पित्त आता है। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, रंभ कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा 2 बीजपत्री मूल के बारे में। वह मूल था किसका, सूरजमुखी का। ठीक है, तो इसके ऊतकों के आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि सबसे बाहर की तरफ क्या है, बाह्य त्वचा है। ठीक है, बाह्य त्वचा में निकली हुई मूल रोम है। उसके बाद जो है कई परतों का पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना हुआ बलकुट है। ठीक, उसके बाद बलकुट के अंदर आप देख रहे हैं कई परतों का यह भी बना हुआ अंतस्त्वचा है। अंतस्त्वचा के बाद एक मोटा जो है पैरेन्काइम कोशिकाओं का बना हुआ परिरंभ है। ठीक है, बलकुट में आप देख रहे हैं खाली जगह होता है कोशिकाओं के बीच में, अंतराकोशिकीय स्थान होता है, लेकिन अंतस्त्वचा में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, और यह मोमी पदार्थ सुवेरीन इसमें होते हैं, जो जल को के लिए इसको अपारगम्य बनाते हैं, अर्थात कैस्पेरी पट्टियों के रूप में ये होते हैं। अंतस्त्वचा में कैस्पेरी पट्टियां होती हैं, जो सुवेरीन पदार्थ होते हैं, जो जल के लिए इसको अपारगम्य बनाती हैं। ठीक है, अब जो है आपका एक मोटी परत परिरंभ है। उसके बाद जो है परिरंभ के अंदर जाइलम होता है, जो बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर मेटाजाइलम, फिर फ्लोएम होते हैं। तो इस तरह से 2 से लेकर 4 तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। बीच में जो है आपका छोटा, ठीक है, कम मात्रा में पित्त होता है, या नहीं भी हो सकता है। पित्त छोटा और अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती हैं, उनको कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। ठीक है, पैरेन्काइम कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में है, उन्हें क्या कहेंगे, कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। अंतस्त्वचा के अंदर जो है सारे ऊतक, यह जो अंतस्त्वचा आप देख रहे हैं मोटी परत एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा, इसके अंदर जो है जो भी ऊतक हैं, ठीक है, जैसे कि पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम, पित्त, इन सबको क्या कहते हैं, रंभ कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका 2 बीजपत्री मूल के बारे में, 2 बीजपत्री जड़ के बारे में। अब देखते हैं 1 बीजपत्री जड़ के बारे में। 1 बीजपत्री जड़ देखें ध्यान से। 1 बीजपत्री मूल का शरीर जो है बहुत अधिक 2 बीजपत्री मूल के समान होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को हमने 2 बीजपत्री जड़ सूरजमुखी के बारे में बताया। तो इसकी संरचना जो है वह 1 बीजपत्री मूल के शरीर से अधिक मैच करती है, अर्थात 1 बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक 2 बीजपत्री मूल के समान होता है। इसमें फिगर में आप देख रहे हैं, यह फिगर जो है एक बीजपत्री मूल का फिगर है। इसमें बाह्य त्वचा है, ठीक है, यह एपिडर्मिस देख रहे हैं, बाह्य त्वचा है, और इस पर भी मूल रोम निकला हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं बलकुट है, इसमें यह आपका बलकुट है। बलकुट के बाद अंतस्त्वचा है। ठीक है, बलकुट के बाद कौन से लेयर है, अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा के अंदर परिरंभ है। परिरंभ के अंदर आप देख रहे हैं संवहन मंडल और पित्त है। ठीक है, संवहन मंडल और पित्त है। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है। ठीक है, तो जो जाइलम फ्लोएम की संख्या होती है 1 बीजपत्री में, वो क्या होती है, 6 से अधिक होती हैं, अर्थात यह बहुआदि दारुक होते हैं।
जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं, 2 से 4। द्विबीजपत्री में जाइलम फ्लोएम जो है 2 से 4 होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में इनकी संख्या 6 से अधिक होती है, अर्थात यह बहुआदि दारुक होते हैं। पित्त बड़ी और बहुत विकसित होती है। इसमें जो है एक बीजपत्री में पित्त बड़ी होती है और बहुत विकसित होती है, तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है। 2 बीजपत्री मूल में कैम्बियम होता है, लेकिन एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो द्विबीजपत्री मूल होते हैं उनमें 2 से 4 तक जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है, जबकि एक बीजपत्री मूल में 6 से अधिक होते हैं, अर्थात बहुआदि दारुक होते हैं। 2 बीजपत्री में कुछ ही जाइलम होते हैं, लेकिन एक बीजपत्री में अधिक होते हैं। पित्त की तुलना की जाए तो 2 बीजपत्री में पित्त जो है कम मात्रा में अस्पष्ट होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में पित्त बड़ी और विकसित होते हैं, बड़ी मात्रा में विकसित होते हैं। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि 2 बीजपत्री मूल में कैम्बियम होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, फिगर आप देख लें, यह एक बीजपत्री जड़ का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें मूल त्वचा है, बाह्य त्वचा है, मूल रोम निकला हुआ है बाह्य त्वचा में, फिर बलकुट है, फिर आप देख रहे हो परिरंभ है, परिरंभ के अंदर आप देख रहे हैं फ्लोएम जाइलम है जो 6 से अधिक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 ये हो गए, 3 3 6 2 8 गो यहाँ पे आप देख रहे हैं जाइलम दिखाई दे रहा है। बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर मेटाजाइलम है। ठीक है, बीच बीच में फ्लोएम है और बीच में आप देख रहे हैं ज़्यादा मात्रा में पित्त है। ठीक है, तो यह था आपका द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल में आपने समानता देखा और अंतर देखा। ठीक है, सूरजमुखी के मूल को हमने 2 बीजपत्री में समझाया और फिर एक बीजपत्री में एक मूल को आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे द्विबीजपत्री तने के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।